हेलो गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे वही उम्मीदें हैं कि आप जहाँ भी होंगे दुनिया में खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो अगर किसी ने भी किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपनी क्लास में, अपने फेलोज़ के अंदर शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही वियर्ड स्टोरी है और ये जो स्टोरी है बहुत खौफनाक स्टोरी है। और मैं कोशिश करूँगा कि जिन साहिबा ने ये स्टोरी मुझे शेयर की है, मैं उनकी ही ज़बानी आपको बता सकूँ और वैसे ही प्रेजेंट कर सकूँ। ये बताती हैं कि मेरा नाम आलिया है और मेरी रिहाइश कराची में है। कराची में एक इलाका है मलीर, मैं वहीं पे रहा करती हूँ। मेरे जो दादा थे वो आर्म फोर्सेस में थे और जब उनकी आर्म फोर्सेस में ज्वाइनिंग हुई थी उसके बाद इनको एक घर मिला था जो मलीर कैंट के अंदर मौजूद था। ये बताती हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे जो मेरे दादा थे उनकी प्रमोशन होती चली गई और इसी दौरानिए में उनके बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। और जब मेरे फादर बड़े हुए, उनकी शादी का टाइम आया, तो जो मेरे दादा के पास घर मौजूद था वो एक बड़ा घर था, लेकिन उस घर के अंदर इस तरह से सिलसिला था कि इस घर के चारों तरफ जैसे हुआ करता है नॉर्मली कैंट के अंदर कमरे मौजूद थे। उन कमरों के बाहर पार्क मौजूद था छोटा सा, और अगर आप कमरों के बीच में आ जाएं तो बीच का जो हिस्सा था उसको सहन कहा जाता था, जहाँ पे आम तौर पे हम सब बच्चे, हमारे वालिदैन खेला करते थे। उस सहन के अंदर भी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह के दरख्त हमारे दादा ने लगाए हुए थे और अक्सर ऐसा होता था कि उन दरख्तों से ही फ्रूट तोड़ के हम लोग खाया करते थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 1989 में जब मेरे फादर की मेरी मदर से शादी हुई और शादी होने के बाद जब मेरी मदर इस घर के अंदर आई, घर का जो रकबा था वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन जो कमरे थे वो घर के शादीशुदा अफराद के हिसाब से मुनासिब नहीं थे या कम थे। पहले यही डिसाइड किया गया कि जो एक आखिर वाला कमरा है वहाँ पे मेरी वालदा को, मेरे फादर को एडजस्ट कर दिया जाए। कुछ दिन वहाँ पे गुजारे, बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन जब जगह तंग होने लगी या कम पड़ने लगी, ख़ास तौर पे जब मेहमान आते तो फील होने लगा कि जगह कम है। फिर मेरे दादा ने डिसाइड किया कि ये जो बीच का हिस्सा है जिसे सहन कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे दरख्त वगैरह मौजूद हैं और जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के दरख्त लगे हुए हैं, जहाँ पे हम लोग खेला करते थे, वहाँ पे क्यों ना कमरा बनाया जाए। सहन बहुत बड़ा था, यहाँ पे 4-5 कमरे बन सकते थे, लेकिन दादा ने सहन का जो आखिरी हिस्सा था वहाँ पे एक कमरे की तामीर करवाई जो कि एक कुशादा कमरा था और उसी कमरे के साथ एक वॉशरूम को अटैच कर दिया गया। जब इस कमरे की तामीर की गई तो उस तामीर के होते ही कुछ महीने के अंदर अंदर इनके जो एक चचा थे उनकी सडन डेथ हो गई। वो बहुत जवान थे, यंग थे, हैंडसम थे, इवन के फिट भी थे, लेकिन अल्लाह जाने एकदम से उनको क्या हुआ कि देखते ही देखते 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर उनका इंतकाल हो गया। और जब चचा का इंतकाल हुआ तो सारा का सारा जो घर था बहुत अपसेट था, बहुत परेशान थे कि एकदम से ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, और ये एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन जैसे अल्लाह की मर्जी, चचा के इंतकाल के बाद जो मेरे फादर थे वो यूएई चले गए और वहाँ पे एक अच्छी फर्म में उनको जॉब ऑफ़र कर दी गई। मेरे फादर अकेले यूएई गए थे, मेरी मदर और हम जो 2-3 बच्चे थे वो यहीं अपने दादा के घर में मौजूद थे। हम यहीं पे बड़े हो रहे थे, यहीं पे स्कूलिंग हासिल कर रहे थे, यहीं पे सारे मामला चल रहे थे। और जब जब गर्मियाँ आती थीं तो मेरे घर वालों की, ख़ास तौर पे दादी की आदत थी कि गर्मियों में रात को 8 या 9 बजे वो सहन में आके बैठ जाती। इसी दौरानिए में जो पुप्पो शादीशुदा थी वो भी आ जाती, जो गैर शादीशुदा थी वो भी वहीं पे मौजूद होती, चच्ची मौजूद होती हैं। घर से एक हल्ला गुल्ला सा था जो हम लोग रात में सहन में बैठ के किया करते थे। उन्हीं दिनों मेरे पापा की एक कज़न थी, यानी कि उनकी पुप्पो की बेटी थी, वो रहने के लिए इस्लामाबाद से हमारे घर आईं और उनका इरादा ये था कि 2-4 दिन यहाँ पे गुजारेंगी और जब उनका जो काम था वो कंप्लीट हो जाएगा तो वापस चले आएंगी। बहरहाल जब वो आईं
تو पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, सब खुश थे, वैसे ही सब सहन में बैठे हुए थे। लेकिन अगले दिन रात को एकदम से तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था, उनके चीखने की आवाज़ आई। और जब उनकी चीखने की आवाज़ आई तो सारे के सारे लोग उठे और सब ने जाके देखा, तो देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई हैं। उन पे पानी वगैरह डाला गया और उनको फर्स्ट एड दी गई। जब वो नॉर्मल हुई या सेंसेस में आई तो मेरे दादा ने उनसे पूछा कि आखिर तुम चीखी क्यों थी और चीखने के बाद बेहोश क्यों गई थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, पहले इग्नोर करने लगी या अवॉइड करने लगी कि ना बताएं। लेकिन जब दादा ने इसरार किया तो उन्होंने बताया कि मैं रात को 1 या 1:30 बजे के टाइम वॉशरूम जाने के लिए निकली और मेरा इरादा यही था कि ये जो सहन में वॉशरूम मौजूद है इसी को यूज़ करूँगी। जैसे ही मैं वॉशरूम के करीब पहुँची तो वॉशरूम के बराबर में जो दरख्त लगा हुआ है, जो कि एक अमरूद का दरख्त है, पहले मुझे ऐसा लगा कि कोई जानवर है या कोई बिल्ली वगैरह है जो दरख्त के ऊपर बैठी हुई है। अब क्योंकि मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था, अंधेरा हो रहा था। खैर जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि एक औरत है जो उस दरख्त पे बैठी हुई है। उसकी जो आंखें हैं लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं, उसके बहुत बड़े बड़े बिखरे बिखरे बाल हैं और वो अजीब तरीके से मुझे देख रही है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मुड़ती, वापस जाती, देखते ही देखते वो जो औरत थी एकदम से उसने नीचे जंप लगाई और जैसे ही उसने नीचे जंप लगाई तो मैं फ़ौरन से भागने के लिए मुड़ी और जैसे ही मैं मुड़ी तो मुड़ते ही मैंने देखा कि मेरे सामने वही औरत या वही चुड़ैल या वही मखलूक खड़ी हुई है जिसको अभी मैंने पेड़ के ऊपर बैठे हुए देखा था, जो पेड़ से कूदी थी। यानी कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वही जो मेरे पीछे थी वो मेरे सामने आके खड़ी हुई थी। उसने मेरा रास्ता रोका हुआ था। जब मैंने ये सब देखा तो एकदम से मेरे होश उड़ गए। मैं वहीं पे चीखी और उसके बाद बेहोश हो गई। ये जो इंसिडेंट था ये पहला इंसिडेंट था जो हमारे घर में रिपोर्ट हुआ था। हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पे रहते चले आए थे और कभी भी इस तरह के वाक़यात और मामलात का सामना हमें नहीं करना पड़ा था। कुछ दिन बाद वो जो कज़न थी वो चली गई और इसी तरह तकरीबन 1 महीना गुजर गया। सर्दियों का आगाज़ हुआ। मलीर कैंट में आमतौर पे बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। तो वैसे ही शदीद सर्दी हो रही थी और मैं तकरीबन 10 या 11 साल की थी। मैं अपनी दादी के साथ नमाज़ पढ़ने की नीयत से सहन में आई। मेरी दादी ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ने के बजाय ये जो पेड़ वगैरह मौजूद थे, जहाँ पे ख़ास तौर पे अमरूद का पेड़ मौजूद था, उस तरफ चली गई। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं उस तरफ गई तो एकदम से ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे फ्रीज़ हो चुकी हूँ और मेरी बॉडी ने मुकम्मल तौर पे मूव करना छोड़ दिया है। और उसके बाद जो मैंने देखा ये नाकाबिल यकीन था, नाकाबिल बयान था और इससे पहले मैंने कभी इस तरह का ना वाक़या सुना था ना ऐसा कुछ देखा था। मैंने देखा कि तकरीबन हर दरख्त से एक एक औरत है जो उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही है और नीचे उतरने के बाद वो सारी की सारी औरतें जिन्होंने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर के बुरके पहने हुए हैं, उनकी आंखें उन बुरकों में से चमक रही हैं। वो सारी की सारी औरतें मेरे पास आ रही हैं, मेरे करीब आ रही हैं। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही, मैं हिलना चाह रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी मुकम्मल तौर पे पैरालाइज्ड हो चुकी है। मेरी दादी मुसलसल इस दौरानिए में नमाज़ पढ़ रही थी और वो जो सारी औरतें थीं वो मेरे करीब आ चुकी थीं और मेरे चारों तरफ आने के बाद उन्होंने मेरे हाथ, पाँव, बाल सब कुछ पकड़ के खींचना शुरू कर दिया था। इसी दौरानिए में मेरी दादी ने जैसे ही सलाम फेरा तो सलाम फेरते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे देखा और जब मैं उनके बराबर में मौजूद नहीं थी तो उन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया और उन्होंने भी फिर वही देखा जो मैं देख रही थी। उन्होंने देखा कि बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने बुरके पहने हुए हैं और वो मुसलसल मेरे जिस्म को, मेरे बाजुओं को, मेरे बालों को खींच रही हैं। जैसे ही मेरी दादी ने ये देखा तो फ़ौरन से वो उठ के मेरी तरफ भागी, मेरी तरफ लपकी और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। और जैसे ही मेरी दादी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की वैसे ही वो जो औरतें थीं, जो बुरका पोश औरतें थीं या जो भी वो चुड़ैलें थीं या दीगर मखलूक़ात थीं, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीख के भागना शुरू किया और वापस उन्हीं दरख्तों के ऊपर वो जाके गायब हो गईं जिन दरख्तों से वो उतर के मेरे पास आई थी। ये जो वाक़या था ये बहुत ही हिला देने वाला वाक़या था और ये जो वाक़या था उसके विटनेस मैं भी थी और मेरी दादी भी थी। खैर ये जो वाक़या हुआ उसके बाद जो मेरे दादा थे उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी उसके इमाम साहब से रब्ता किया
और उसके इमाम साहब को अपने साथ लेके घर में आए। वो जो इमाम साहब थे, जब वो घर में आए तो उस वक्त मेरे जिस्म में एक एक हिस्से में शदीद दर्द हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव में, हाथ में, पेट में, गर्ज की गर्दन पे और सर में शदीद दर्द हो रहा है। वो इमाम साहब जब हमारे घर में आए तो उन्होंने इस पूरे घर का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद वो मेरे दादा को लेके साइड में गए और साइड में जाने के बाद उन्होंने कुछ बातें की। हमारे दादा ने जो भी बातें उनसे की थी वो सारी की सारी बातें उस वक्त हमें नहीं बताईं और उनके जाने के बाद हमारे दादा ने हम सबको कहा कि हम सबको 41 दिन तक कुछ आयात हैं जिनका रोज़ाना जिक्र करना है, नमाज़ें क़ायम करनी है और पाक साफ़ रहने की कोशिश करनी है। मेरी दादी ने मेरे दादा से पूछने की भी कोशिश की कि इमाम साहब ने ऐसा क्या बताया है, तो मेरे दादा ने उनको इग्नोर कर दिया और उनको बताने से गुरेज किया। खैर, इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए और जो भी इमाम साहब ने चीज़ें बताई थी वो सारी की सारी आयत वगैरह हम सब घर वालों ने पढ़ना शुरू कर दी। अभी हम ये आयत वगैरह पढ़ ही रहे थे कि 5वां या 6ठा दिन था। मेरे जो चाचू थे वो चीकू तोड़ने के लिए चीकू के दरख्त के करीब गए और जब उस दरख्त के करीब जाके इन्होंने चीकू तोड़ना शुरू किए तो शुरू में 1-2 चीकू आराम से तोड़ लिए, लेकिन जब वो तीसरा या चौथा चीकू तोड़ रहे थे तो उनकी नज़र दरख्त के बैक साइड पे जो एक दरख्त मौजूद था, जो कि शायद बेरी का दरख्त था, उस पे पड़ी। और जैसे ही उनकी नज़र उस दरख्त पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस दरख्त के ऊपर एक औरत है जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फांसी पे लटकी हुई है, यानी कि उस औरत के गले में एक रस्सी है, वो रस्सी ऊपर दरख्त पे बंधी हुई है और वो नीचे लटकी हुई है। और ना सिर्फ लटकी हुई है बल्कि मेरे चाचू को अजीब सी निगाहों से देख रही है या खौफनाक निगाहों से देख रही है। जैसे ही मेरे चाचू ने देखा तो उसी वक्त उनका हाथ छूटा और वो उस दरख्त से, यानी चीकू के दरख्त से नीचे जाके गिरे। जैसे ही वो नीचे गिरे वो बेहोश हो गए और बाकी जो सारे घर वाले थे सब के सब लोग वहाँ पे जमा हुए। दादा आए, दादा ने उन पे दम दुरूद किया, फिर जाके वो होश में आए और मेरे चाचू की जो हालत थी वो फिर नॉर्मल हुई। ये बताती हैं कि उसके बाद जब हम सब घर वालों ने, ख़ास तौर में दादी ने दादा से इंसिस्ट करना शुरू किया या पूछना शुरू किया कि इस घर के अंदर ऐसा क्या मसला है जो एकदम से शुरू हुआ है और इस तरह की मखलूक़ात हमें नज़र आ रही हैं, तो फिर जाके दादा ने बताया। दादा ने कहा कि उस दिन जो इमाम साहब आए थे उन्होंने मुझे साइड में ले आके यही बताया था कि जिस घर में आप रहते हैं या जहाँ पे आप मौजूद हैं, ख़ास तौर पे आपका ये जो सहन का हिस्सा है, इस सहन के अंदर जितने भी दरख्त मौजूद हैं सारे के सारे दरख्तों पे 4-4, 5-5 जिन्नात मौजूद हैं और इन जिन्नात के अंदर कुछ जिन्नात अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। और आम तौर पे जब भी आप लोग सहन में आते हैं या यहाँ पे आके कोई इबादत वगैरह करते हैं या कोई तिलावत वगैरह करते हैं तो जो बुरे जिन्नात हैं वो गुस्सा करते हैं, वो आपको यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं या आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो दूसरे जिन्नात हैं जो कि पाक साफ़ हैं, जो कुछ पेड़ों पे मौजूद हैं, वो आपके इस अमल से खुश होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपकी हिफाजत कर सकें। ये सुनने के बाद जो मेरी दादी थी या जितने भी लोग थे सारे के सारे शौक़ में चले गए और सबको अंदाज़ा हुआ कि ये जिस घर में रह रहे हैं या जहाँ पे रह रहे हैं या सूरत-ए-हाल कितनी ख़तरनाक है। बहरहाल ये जो घर था ये क्योंकि रिहाइश मिली हुई थी, इसको छोड़ तो सकते नहीं थे। यही डिसाइड किया गया कि यहीं पे रहेंगे और जो इमाम साहब ने बताया है, जो कुछ बातें उन्होंने बताई हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ेंगे और जैसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे करेंगे। 41 डेज़ तक मुसलसल वो सारी आयत वगैरह पढ़ी गई, वो कुछ किया गया जो इमाम साहब ने बताया था और उस पर अमल किया गया। ये बताती है कि 41 डेज़ जब पूरे हो गए तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून महसूस हुआ और लगने लगा कि इस घर में हालात नॉर्मल हैं या सारे मामलात बेहतर हैं। इसी तरह 2-3 महीने मज़ीद गुजर गए, सब अच्छा था, सब नॉर्मल था कि 2-3 महीने के बाद एक दफ़ा रात के तकरीबन 12:30 बजे या 1 बजे का टाइम था, मेरी पप्पू अपनी दोस्त की शादी में गई हुई थी। हम सब लोग वेट कर रहे थे कि कब उनकी जो शादी है वो ख़त्म हो और वो वापस आए। इसी दौरानिए में मेरी मदर को महसूस हुआ कि उनको वॉशरूम जाना चाहिए, लिहाजा वो वॉशरूम जाने के लिए कमरे से निकली। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि वही पप्पू जो शादी में गई हुई थी या जिसका हम वेट कर रहे थे, वो सामने जो बादाम का दरख्त मौजूद है उस दरख्त के नीचे खड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने बाल खोले हुए हैं और मुसलसल वो टहनी की तरफ या शाखों की तरफ देख रही हैं। जब मेरी मदर ने मेरी पप्पू का ये बिहेवियर देखा तो बड़ी हैरान हुई
पहले तो वो सोचने लगी कि फुप्पो कब आई, चलो हो सकता है वो आ गई हो, हमें पता ना चला हो। अब आ भी गई हैं तो ये पेड़ के ऊपर क्या देख रही हैं, इन्होंने बाल क्यों खोले हुए हैं, हालांकि सबको पता है कि यहाँ पे इस तरह के असरात मौजूद हैं या मौजूद थे। तो आखिर ये बाल खोलने के बाद इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हैं और ऊपर ऐसा क्या है जो इनको नज़र आ रहा है। अभी मेरी मदर ये सोच ही रही थी या फुप्पो को आवाज़ देने ही वाली थी कि एकदम से दरवाज़ा बजा, और जैसे ही दरवाज़ा बजा तो मेरी जो मदर थी या हम सब का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और हम यही समझे कि शायद हमारी फुप्पो आ चुकी हैं, जबकि मेरी जो मदर थी उनके सामने फुप्पो ऑलरेडी मौजूद थी और वो ऊपर की तरफ देख रही थी। मेरी मदर बताती है कि जैसे ही दरवाज़ा बजा तो वो जो फुप्पो थी जो दरख्त के नीचे मौजूद थी, जिन्होंने बाल खोले हुए थे और वो ऊपर दरख्त की तरफ देख रही थी, देखते ही देखते वो पलटी, और जैसे ही वो पलटी तो पलटने के बाद वो मेरी मदर को अजीब निगाहों से देखने लगी और मुस्कुराने लगी। अब मेरी मदर एक कन्फ्यूजन का शिकार थी क्योंकि ऑलरेडी कोई नॉक कर रहा था, जबकि मेरी फुप्पो सामने खड़ी हुई थी। मेरी मदर ने इसको इग्नोर किया और गेट की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंची तो उन्होंने पूछा कौन है, और जब मेरी मदर ने पूछा कौन है तो बाहर से मेरी फुप्पो की आवाज़ आई, यानी उन्हीं फुप्पो की आवाज़ आई जो शादी में गई हुई थी, जिनके हम आने का वेट कर रहे थे, और जो अभी कुछ देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले मेरी मदर को दरख्त के नीचे खड़ी हुई नजर आई थी। अब जब मेरी मदर ने मेरी फुप्पो की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वापस पलट के देखा, और जब उन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पे उस दरख्त के नीचे जहाँ पे मेरी फुप्पो बाल खोल के खड़ी हुई थी, नज़र आ रही थी, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी या वहाँ से गायब हो चुकी थी। खैर मेरी मदर ने दरवाज़ा खोला तो मेरी फुप्पो शादी वाले हुलिये में या तैयार होके जैसे आते हैं वैसे ही गेट के सामने खड़ी हुई थी। वो सलाम करती हुई अंदर आ गई और मेरी मदर उनसे पूछने लगी कि क्या तुम इससे पहले घर में आई थी। ये सुन के मेरी फुप्पो कहने लगी मैं अभी आपके सामने आई हूँ, इससे पहले नहीं आई थी। खैर मेरी मदर ने उनको कुछ नहीं बताया, बल्कि हमें भी कुछ नहीं बताया। इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरता रहा, और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा इस तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो हमारे उस घर में पेश आते रहे। ख़ास तौर पे रात का जो टाइम था, यानी कि 12 से 1 बजे का जो टाइम था, उस टाइम से लेके तकरीबन फजर से थोड़ा पहले तक हमें अपने घर वाले सहन में घूमते फिरते टहलते हुए नज़र आते। हालांकि ये सारे के सारे उस वक्त सहन में नहीं होते थे, कमरों में सो रहे होते थे। उसके बाद भी उन्हीं मौलाना साहब से या उन्हीं इमाम साहब से दोबारा से रब्ता किया गया, उनको सारे मामलात बताए गए। तो वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि जब आप लोगों ने 41 डेज़ का जो अमल किया था, उसके बाद ये जो मखलूक़ात थी वो आपके घर से चली गई थी। और अक्सर ऐसा होता है कि ये जो अमल आप करते हैं उसके बाद ये जो मखलूक़ात होती हैं वो चली आती हैं, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू ना करें या इसको छोड़ दें या अधूरा छोड़ दें तो दोबारा से वो जो एंटिटीज़ हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, दोबारा अपनी प्रेजेंस शो कर सकती हैं। तो शायद आपके केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि वो जो एंटिटीज़ हैं या वो जो जन्नात हैं जो आपके घर में हर पेड़ पे मौजूद हैं, वो अक्सर चले जाने के बाद दोबारा आ जाते हैं। क्योंकि आम तौर पे जो इस तरह की मखलूक़ात होती हैं वो ऐसी जगहों पे आपसे पहले से रह रही होती हैं, सालों से बल्कि सदियों से रह रही होती हैं, और आपको इस बारे में पता नहीं होता। लिहाजा अब आप लोग कोशिश करें, बल्कि नियत करें कि आप इन लोगों को नहीं निकालेंगे। आप कोशिश करें कि आप दूसरा घर ले सकें या कहीं और शिफ्ट हो सकें। ये बताती हैं कि कुछ साल मज़ीद उस घर में हम लोग रहे, और उसके बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे, मेरी मदर को, मेरे भाई बहन को, सबको UAE में बुला लिया। और जब से हम लोग UAE में गए उसके बाद से इतने वाक़यात पेश नहीं आए, लेकिन कुछ अरसे बाद दादा ने भी घर चेंज कर लिया था, और जो नया घर था वहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते थे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस स्टोरी को या अपलोड को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सब के लिए आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और मैं वेट करूँगा आपकी मज़ीद स्टोरीज़ का। इसी तरह जुड़े रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इसी तरह कोऑपरेट करते रहें। इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए आसानी होगी और हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।